जैसे कि हम अभी वैवाहिक संबंधों की बात कर रहे हैं, तो मेरे व्यक्तिगत अनुभव में जो 3-4 लगभग महिलाओं की कुंडलियां मैंने देखी हैं, इसमें सर जो गुरु था बृहस्पति में जो ग्रह है वो 12वें भाव में स्थित था और उनमें से 2 महिलाओं का जो है तलाक हो चुका है और उसकी जो वजह बनी वो था उन सभी महिलाओं का पोस्ट मैरिटल अफेयर। तो ये जो 12वें स्थित जो गुरु होता है, 12वें भाव में स्थित जो गुरु है, आखिर ये क्या ऐसी स्थिति पैदा करता है कि आप मतलब अन्यत्र प्रेम संबंधों में फंस जाते हैं विवाह के पश्चात? आप सर इस पर कुछ कहिए। देखिए, 12वां गुरु, द्वादश भाव का गुरु महिला को बहुत कष्ट देता है, चाहे जिस उम्र में हो, चाहे जिस दशा में हो, और मुख्यतया चतुर्थेश और सप्तमेश की दशा हो या गुरु की दशा हो, तो यह गुरु अपना काम दिखाता है जी। और कैसी भी महिला हो पोस्ट मैरिटल अफेयर्स में फंसती है और मजे की बात यह है कि फंसने के बाद एक्सपोज भी होती है और अधिकतर यही डाइवोर्स का कारण बनती है, ये 12वें गुरु की। तो इससे महिलाओं को सावधान रहना चाहिए। या तो ये गुरु की दशा कंवारेपन में निकल जाए, कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज ये कभी भी किसी भी उम्र में आए, अनचाहे चाहे वो इसमें फंसा ही देता है और ये वाकई बड़ी खराब स्थिति है। मतलब ये जी। अब एक तरह से कहें तो किसी भी महिला का पोस्ट मैरिटल अफेयर एक्सपोज हो जाना मिट्टी पलीत होना ही है। जी, तो इस द्वादश गुरु से बहुत सावधान रहना चाहिए। सर, जैसे हमने महिलाओं की कुंडली की बात की कि अगर द्वादश भाव में बृहस्पति ग्रह बैठा हुआ हो तो ये स्थिति बनती है। अब अगर हम यही स्थिति को पुरुषों पर लागू करें तो क्या सेम ही स्थिति बनती है कि अगर उनके भी द्वादश भाव में बृहस्पति बैठा हो तो उनके साथ में भी सेम समस्या होगी, या फिर कोई और अन्य ग्रह इस तरह से उनके जीवन में समस्या पैदा कर सकता है? देखिए, ये जो द्वादश भाव का बृहस्पति है ये सिर्फ महिलाओं को पीड़ित करता है जी। पुरुषों को इससे कोई भी कष्ट नहीं होता। एक बात तो ये पुरुषों को पीड़ित करता है शुक्र जी। अब इसीलिए तो कहते हैं गुरु और शुक्र दुश्मन है, एक देव गुरु एक राक्षस गुरु। तो महिला को पीड़ित करता है बृहस्पति और पुरुष को इन मामलों में पीड़ित करता है शुक्र। अब किसी भी लग्न में हो, अमूमन आप देखेंगे कि तीसरे भाव का शुक्र बैठा हो किसी का भी, यहाँ भले ही आप लग्न राशि वगैरह सब छोड़ दें तो उसके पीछे विपरीत लिंगी पड़ी ही रहती है। ये तीसरे शुक्र का आप देख लेना कई कुंडलियों में। जी, जैसे मेरे पास कई लोग आते हैं और उनके जो जैसे टीनेजर बच्चे हैं, यंगस्टर्स जिनको बोलते हैं, 18-19 साल का है, तो उनकी मम्मियां बहुत इस चीज के बहुत शिकायतें करती हैं कि अरे लड़के के पीछे इतनी लड़कियों के फोन आते हैं, कहीं ये इस चीज से परेशान, उस चीज से परेशान। तीसरा शुक्र बैठा होगा तो आएंगे ही फोन, उनको बचा नहीं सकते। तो लेकिन अब इसमें ये जरूरी नहीं है कि वो बदनाम होगा या उसको कुछ मतलब नुकसान हो जाएगा। ये अगर नवम भाव में गुरु बैठा हो, अगर नवम भाव में शुक्र बैठा हो लड़के की कुंडली में तो उसकी मिट्टी खराब करवा देता है, क्योंकि वो फिर विपरीत लिंगियों के पीछे भागता है और उसमें उसको बदनामी मिलती है। तीसरा शुक्र सिर्फ विपरीत लिंगियों से उसका संबंध रहेगा, उसमें बदनामी हो या और कुछ हो ऐसा नहीं होता है। वो करता है नवम भाव का शुक्र जी। सर, जैसे हम बात कर रहे हैं कि 9वें भाव में शुक्र में, तो क्या ये सिर्फ काल पुरुष की कुंडली यानी कि मेष लग्न पर लागू होगा या ये किसी भी लग्न पर लागू होगा? नहीं, ये जो शुक्र वाली थ्योरी है जी, तीसरे का शुक्र और नवम का शुक्र जी, ये किसी भी लग्न में लागू होगा। मेष लग्न में तो परफेक्ट है ही है जी। आप अकल लगा के देखना, मेरे ही सूत्र लगा के तो आपको फार्मूला भी मिल जाएगा कि ऐसा क्यों होता है। लेकिन प्राय मैंने ये पाया है कि हर लग्न में ये शुक्र ऐसा ही फल देता है। इसी तरह हर लग्न में महिला की कुंडली में 12वें गुरु यही फल देता है। इसमें कोई लग्न वगैरह का कोई वो नहीं है। यहाँ सिंपल सी बात है, गुरु और शुक्र आपस में दुश्मनी निकालते हैं। अब ये गुरु यानी बृहस्पति और शुक्र की दुश्मनी तो जग जाहिर है। आप देख लीजिए जी, जहाँ पर
अभी जितने बाबा हैं, अब मैं नाम तो किसका लूं, अच्छे बड़े बड़े बाबा, जी। ये सारे जो जेल में गए हैं, ये किसके पीछे गए हैं? शुक्र के पीछे ही गए हैं ना। बिल्कुल, स्त्री ही कारण थी ना उसमें, बिल्कुल है ना। तो इसी तरह से शुक्र ने जब उसको मौका लगा जी गुरु को निपटा दिया। वो भी सारे गुरु ही थे, नामी गिरामी गुरु थे। बिल्कुल। और इसी तरह जब गुरु को मौका मिलता है, वो शुक्र को यानी स्त्री को निपटा देता है। तो ये इसमें सिंपल तो ये 2-3 स्थितियां हैं, इनसे सावधान जरूर रहना चाहिए जी बिल्कुल। और ये जो 12वें गुरु की मैंने बताई जी, ये 100% मैंने सही पाया जी सर। मेरा भी व्यक्तिगत अनुभव उस पे है कि वो 100% सही ही है। इसको सर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अपने दिमाग में काल पुरुष की कुंडली को ध्यान में रखते हुए कि जैसे शुक्र है जो 9वें भाव में बैठा हुआ है, तो वो बेसिकली बृहस्पति की राशि में बैठा हुआ है। नहीं, यहाँ बृहस्पति में करेक्ट कर दूं, एक्चुअली क्या होता है, यहाँ काल पुरुष की कुंडली की हम बात करते हैं तो आप शुक्र को देखो जी। शुक्र 12वें भाव में उच्च है जी, बिल्कुल। और तीसरे में बैठा है तो अपनी उच्च से वो चतुर्थ हो जाएगा। तो वहाँ क्या है, 12वां भोग, चतुर्थ प्रेम संबंध, इसलिए वो उसमें फंसता है जी। अब इधर 9वें भाव में होता क्या है, 12वें उच्च है जी, तो भोग तो है ही, और 10वां हो जाता है नवम में बैठ के, तो नवम है दुख का, तो वो उसमें उस भोग में वो दुख देता है, वो जूते पड़वाता है, ये कारण है उसका। और इसी तरह से आप मानो या नहीं मानो जी, काल पुरुष की कुंडली के जो सूत्र हैं उनको आप भूल जाओगे तो फिर कहीं ना कहीं बिल्कुल उनको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है जी। सर काफी बातें हमने विवाह पे और जो बड़े हैं उनको लेकर कर ली है। अब मेरा एक व्यक्तिगत सवाल है, क्योंकि बहुत सारी कुंडलियां इस तरह से आती हैं कि कई बार जो बच्चे होते हैं बचपन में, बच्चों की बात की जाए जिससे 12-13 साल की उम्र के तक के बच्चे हैं, प्राइमरी मिडिल स्कूल में पढ़ते हैं, तब तक तो उनका बहुत अच्छा चल रहा होता है सब कुछ, बहुत मतलब पेरेंट्स कहते हैं अरे ये एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है, उसमें फर्स्ट आता है, क्लास में फर्स्ट आता है, इसमें भी आगे उसमें भी आगे। और अचानक से उन बच्चों के साथ में ये समस्या आती है कि जब वो एक टीन एज में आ जाते हैं, जब उनके बोर्ड एग्जाम्स वाला टाइम आ जाता है और अचानक से उनकी पढ़ाई का स्तर खराब हो जाता है, तो इस समय पर जो पेरेंट्स एकदम से बहुत परेशान होते हैं और भागते हुए आते हैं कि हमारा बच्चा तो पहले बहुत अच्छा करता था और अभी एकदम से इसको ऐसा क्या हो गया है। और अब क्योंकि हम भी ये बात समझते हैं कि जो 10th क्लास है और 12th क्लास है वो बेस है आगे करियर बनाने के लिए। आपको किसी अच्छे कॉलेजेस में आजकल एडमिशन तब मिलता है जब आपका परसेंटेज उतना हो, तो अगर यहाँ स्थिति खराब हुई तो आपके भविष्य में उसका बहुत असर पड़ने वाला है। तो ये जो स्थिति बनती है बच्चों के साथ में कि बच्चा एक समय पे अच्छा था, फिर अब टीन एज आई है और बच्चा एकदम से गलत संगत में फंस गया है या मतलब प्यार मोहब्बत में फंस गया है, तो और उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जा रही। ये स्थितियों में सर आप क्या कहना चाहिए? अब बच्चा है, पढ़ रहा है जी, 8वीं 10वीं तक वो बहुत बढ़िया पढ़ता है, फिर सडनली उसका दिमाग वहां से हट जाता है जी। अब इसका मुख्य कारण क्या होता है कि किसी भी ग्रह द्वारा चतुर्थ भाव को एक्टिवेट कर दिया जाना जी। ये पढ़ाई से ध्यान को विकर्षित करता है। अब मान लीजिए कोई बच्चा है, उसकी 14-15 साल की एज तक तो बढ़िया दशा चल रही है, और मान लीजिए इसी शुक्र की दशा आ गई जिसकी अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की, तो वो फिर पढ़ाई में मन उसका लगेगा जी। बिल्कुल। अब शुक्र की महादशा या अंतरदशा इस पीरियड में लग जाए तो निश्चित ही पढ़ाई से ध्यान उनका उछट जाता है। तो इसके उपाय स्वरूप सिंपल सी बात बताता हूँ कि इन बच्चों को इनका पंचम खड़ा करना बहुत जरूरी है। माता पिता को थोड़ा सा कष्ट करके इन बच्चों को सूर्योदय से पहले तो इनको उठा दें जी। मतलब दिन में नहीं सोने दें इनको, तो इनका पंचम अपने आप मतलब सुबह उगते हुए सूर्य को देखें जी। ये सबसे बढ़िया उपाय है ऐसे बच्चों के लिए, क्योंकि 4th खड़ा है तो 4th से लगा हुआ ही पंचम है, आप वहां तक आसानी से जा सकता है, एक कदम चलना है। तो इसका सबसे बढ़िया उपाय मैं जो करवाता हूँ कि उनको सूर्योदय से पहले उठाओ और दौड़ लगाने भेजो 10-15 मिनट, उनका अपने आप ध्यान सही हो जाता है जी। तो इसमें माँ बाप को थोड़ी
ध्यान देना पड़ेगा। हमारे टाइम पे तो सर ऐसा था ना कि मतलब सुबह मैथ्स का ट्यूशन होता था तो सुबह 5:30 बजे से स्टार्ट होता था। तो मुझे 8वीं क्लास से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने तक मैं सुबह 4 बजे 5 बजे उठी ही हूँ, मतलब एक वो नियम ही था। तो मुझे तो लगता है कई बार इसमें टीचर्स की भी भूमिका हो सकती है, क्योंकि बच्चे अगर कोचिंग जाते हैं तो वो अपना टाइमिंग ऐसा रखें, जो उनके बच्चों के फेवरेट टीचर हैं, मैं ये बोलूंगी, वो अपना टाइमिंग ऐसा रखें कि क्योंकि छात्रावस्था में तो बच्चों को सूर्योदय से पहले उठना ही चाहिए, एक नियम ही होना चाहिए। देखिए अभी बात चल रही थी कि स्कूल तक तो बच्चा बहुत बढ़िया पढ़ रहा है जी। तो होता क्या है, जनरली आप देखेंगे स्कूल लगते हैं सुबह 7 बजे से, बिल्कुल तो 5 बजे वो उठ ही जाता है, यानी उसका सूर्य बिल्कुल चमचमाता हुआ है। जी जी जी। अब कॉलेज में पहुंचता है, अब कॉलेज में पहुंच के वो जाए नहीं जाए, दोपहर की कॉलेज है, रात की कॉलेज है, फिर वो क्या है उठता है 10 बजे 11 बजे और माँ बाप की भी नहीं सुनता है। एक उसकी अलग कंपनी बन जाती है, यारों दोस्ती, घूमना फिरना, और उसमें फिर कहीं चतुर्थ भाव खड़ा हो गया तो उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी। ये बात मैं उनके लिए कह रहा हूँ, क्योंकि स्कूल के बच्चे तो सूर्योदय के पहले उठते ही हैं। जो कॉलेज गोइंग हैं, उन बच्चों को आप सूर्योदय से पहले उठा दें और थोड़ा उनको आधा घंटा दौड़ लगाने या सैर करने के लिए भेजें, तो उनका सूर्य यानी पंचम भाव मजबूत होगा, तो वो इन चंगुलों से बाहर निकल आएंगे। इसका एक मेरे पास तो एक यही सॉल्यूशन है। नहीं सर, मुझे लगता है पेरेंट्स के लिए ये जो आपने सोल्यूशन दिया है ये एकदम चमत्कारी है, और आप सभी दर्शक जो भी देख रहे हैं, अगर ये समस्या आपके घर में आ रही है तो प्लीज इस पर काम कीजिए, क्योंकि मुझे पर्सनली भी लगता है कि इसके अलावा और कोई ऐसा समाधान नहीं हो सकता है, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या होती है सर टीनेजर बच्चों को कोई चीज मनवाना। वो समस्या वही है ना, टीनेजर क्या है, मानता नहीं है, माँ बाप की भी नहीं सुनता है, सुनते नहीं है, बस तो बस। इसी वजह से समस्या आती है जी जी। और बच्चे कॉलेज में पहुंच के सोचते हैं कि बस अब तो जी बिल्कुल। एक्चुअली माँ बाप अगर थोड़ा ध्यान दें इस पे शुरू से ही तो ऐसी कोई समस्या नहीं है। और मैंने ये पाया है कि जो बच्चे क्या बड़े भी समझ लो आप, जैसे कोई बीमार आदमी है और है, यदि वो सूर्योदय के पहले उठता है तो उसकी बीमारी भी दूर हो जाती है। जी जी। क्योंकि छठा भाव रोग है जी, और पंचम आप सूर्य को खड़ा करोगे जी जी जी, तो उसका व्यय हो जाएगा। बिल्कुल। और आप अब यहाँ पे चाहे रत्न पहन लो, नग पहन लो, उससे कुछ नहीं होगा। जी, आप बच्चे को सुबह उठाना शुरू कर दो, वो बिल्कुल उसका दिमाग सही हो जाएगा। जी जी। अब ये कितना अचूक उपाय सर ने अभी एक समस्या, मतलब एक्चुअली मैं उसको कहूंगी एक नहीं, एक्चुअली 2 समस्याओं का एक समाधान बताया है कि अगर आपको कोई रोग है, आपका छठा एक्टिव है किसी वजह से, अगर आप उसका व्यय चाहते हैं तो अपना जो पंचम भाव है उसको एक्टिवेट करें, और बच्चों के लिए तो एक अचूक उपाय है ही। थैंक यू सर इस जवाब के लिए। मैं आशा करती हूँ आज हमने जितने भी सवाल लिए हैं उनसे जरूर ही आप सभी लोगों की शंकाओं का समाधान हुआ होगा। गुरु पूर्णिमा के इस अवसर पर मुझे नहीं लगता है कि इससे अच्छा आशीर्वाद किसी गुरु की तरफ से हो सकता है, और इस तरह की सीरीज जो आज जिसका मैं आप लोगों की तरफ से हिस्सा बनी हूँ, मैं इसके लिए सर का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आज हमने ये क्वेश्चन आंसर सीरीज जो है, सर के इतने व्यस्ततम समय में से उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया और ये सीरीज आज हम बना पाए हैं। मैं आगे भी सर से ये प्रार्थना करूंगी कि आगे भी समय निकालकर इस तरह की क्वेश्चन आंसर सीरीज को हम आगे भी कंटिन्यू करें। इसके लिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।